Hello everyone, welcome to Education First Official. डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 7वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के एक सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर है ये है हिंदी विषय का पेपर है। इसके लिए अधिकतम जो अंक है वो 60 रहेंगे, 60 रहेंगे और समय जो रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या लिखा गया है? प्रश्न पत्र 4 खंड क, ख, ग और घ में विभाजित है। चारों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य है। उत्तर लिखने से पहले प्रश्न संख्या अवश्य लिखिए और यथासंभव आपको जो है प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर जो है लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही खंड में से उत्तर लिखेंगे, नहीं, आपको चारों खंडों में से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले है खंड क। इसमें क्या है? अपठित बोध, मतलब कि इस पहले प्रश्न में जो है अपठित गद्यांश दिए गए हैं, उनको सोल्व करेंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। पैसेज पढ़ लेते हैं पहले। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। वेदों और पुराणों के काल से ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता रहा है। आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत, भरत मुनि और चाणक्य जैसे व्यक्तित्वों ने इस देश की ज्ञान संपदा को समृद्ध किया है। मतलब कि जितने भी यहाँ नाम दिए गए हैं, आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत, भरत मुनि और जो चाणक्य थे, इन विद्वानों ने, इन व्यक्तित्वों ने हमारे देश की जो ज्ञान संपदा है उसको और ज्यादा बढ़ाया है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य आज भी श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, किंतु पराधीनता के युग में इनका पतन हो गया था। मतलब कि पराधीनता, जब अंग्रेजों के अधीन भारत था तो महाभारत, रामायण, वेदों जैसी श्रेष्ठ रचनाओं का थोड़ा सा पतन हो गया। इनकी क्वालिटी जो है जैसी पुराने समय में थी, लोग इनको जानना पहचानना भूल गए थे। आजादी के बाद से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय ज्ञान विज्ञान को प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास किया गया है। आज के युग में जब विज्ञान, तकनीक और शोध का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, तब भारतीय ज्ञान की प्रासंगिकता और भी अधिक हो गई है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर, भाषाएं, पौराणिक शास्त्र और परंपराएं आज वैश्विक स्तर पर जो है प्रशंसा की जा रही है। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, कल्चरल हेरिटेज है, हमारी जो देश की लैंग्वेज है और जो हमारे पौराणिक शास्त्र हैं, उनका आज जो है वर्ल्ड लेवल पर दुनिया के देशों के द्वारा बढ़ाई की जा रही है। अतः अब समय आ गया है कि हम अपने ज्ञान और धरोहर को न केवल समझे बल्कि अपनी धरोहर को संभालें। एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना हर देशवासी का कर्तव्य है। ये पैसेज दिया गया है बच्चों। पैसेज में भारत के ज्ञान और विज्ञान की जो है प्रासंगिकता के बारे में बताया गया है कि भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है और प्राचीन काल में भारत को ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु कहा जाता था। और आज जो है फिर से समय आ गया है कि हर भारतवासी भारत को विश्व गुरु बनाए और इसके लिए देश के वासियों को जो है कुछ कर्तव्य करने हैं। तो यहाँ ये पैसेज दिया गया है। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि भारत को प्राचीन काल से ही क्या कहा जाता रहा है? शक्तिशाली राष्ट्र, विश्व गुरु, आर्थिक महाशक्ति, सांस्कृतिक केंद्र। तो प्राचीन काल से ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता रहा है। बी इसका उत्तर सही होगा। ब ख प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत की ज्ञान संपदा को समृद्ध किया? कालिदास ने, टॉलस्टॉय ने, अरस्तु ने या सुश्रुत ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुश्रुत। वहां 4-5 नाम दिए गए थे, जैसे आर्यभट्ट था, सुश्रुत था और इसके अलावा चाणक्य था। तो इनमें से एक यहाँ दिया गया सुश्रुत, तो यही उत्तर होगा। ग उत्तर है, पराधीनता के युग में भारत की किस चीज का क्रमिक पतन शुरू हुआ? तो इसमें हम कहेंगे ज्ञान विज्ञान का। जो है भारत जब पराधीन था, अंग्रेजों के अधीन था, दूसरे देश के अधीन था, तो भारत की ज्ञान विज्ञान की जो है का पतन शुरू हो गया था, कमी आ गई थी।
आज के युग में भारतीय ज्ञान की प्रासंगिकता क्यों बढ़ गई है? क्योंकि भारत विश्व विकसित देश बन गया है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आधुनिक शिक्षा समाप्त हो गई है? ये भी नहीं है। क्योंकि शोध, तकनीक और विज्ञान का युग है? यही बात सही है। क्योंकि आज का जो समय है बच्चों, वो शोध करने का युग है, तकनीक का युग है, और विज्ञान जो है दिन प्रतिदिन पूरे विश्व पर अपने पैर पसार रही है। तो इसीलिए भारतीय ज्ञान जो है इस नजरिए से प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब इम्पोर्टेंट है। इसकी ज्ञान की, भारतीय ज्ञान की जो महत्ता है वो और भी बढ़ गई है। अगला प्रश्न है, आज भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और परंपराएं कहाँ सराही जा रही है? केवल ग्रामीण क्षेत्र में, वैश्विक स्तर पर, केवल शहरी क्षेत्र में, केवल भारतीय स्तर पर? तो हम कहेंगे वैश्विक स्तर पर भारतीय जो सांस्कृतिक धरोहर है और जो भारतीय परंपराएं हैं उनकी बढ़ाई की जा रही है। तो ये था पहला पैसेज। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। अब है निम्नलिखित अपठित पद्यांश। पद्यांश क्या होता है बच्चों? कविता का अंश जो होता है, कविता का एक अंश, उसको हम पद्यांश बोलते हैं। पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनना है। क्या लिखा गया है? घर घर में शिक्षा का दीप जलाना है, सबके दिल से भेदभाव हिंसा को मिटाना है। घर घर में शिक्षा का दीप जलाना है, अपनी मंजिल एक है, अपना रास्ता एक है, सुख दुख के साथी हैं हम सब, अपना इरादा नेक है, कंधे से कंधा मिलाकर कदम से कदम मिलाना है, घर घर में शिक्षा का दीप जलाना है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है। पूरे पैसेज में बताया गया है कि हमें देश के हर घर तक शिक्षा को पहुंचाना है। जब शिक्षा हर घर तक पहुंचेगी, हर आदमी की पहुंच में रहेगी, तो लोगों के बीच से भेदभाव समाप्त हो जाएगा और हिंसा समाप्त हो जाएगी। हम सब अपनी मंजिल पर तभी पहुंच पाएंगे जब हमारे पास शिक्षा होगी। हमारा सभी का एक ही रास्ता है, क्या? कि देश को पूर्ण रूप से शिक्षित बनाना है। तो ये सभी का लक्ष्य है। आगे क्या है? अब पैसेज में से ही कुछ प्रश्न पूछे गए, उनको देख लेते हैं। जैसे पहला दिया गया प्रश्न, घर घर में किसका दीप जलाना है? शिक्षा का, ज्ञान का, हिंसा का, भाईचारे का? तो शिक्षा के दीप जलाने की बात की गई है। निम्नलिखित में से हम सबका क्या एक है? मंजिल और रास्ता, उठना और बैठना, सुबह और शाम, घर बार। तो हम सबका जो है कि मंजिल एक है, हमारे रास्ते एक हैं। तो यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। हमें सबके दिल से क्या मिटाना है? परिश्रम के भाव को, भेदभाव और हिंसा को। तो यही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि पैसेज में बताया गया है, सबके दिल से हमें भेदभाव और हिंसा को मिटाना है। ख उत्तर हो जाएगा। हम सबका क्या इरादा है? बुरा, हिंसा हमारा इरादा है, नेक इरादा है। तो ये स उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें कदम से कदम हमें कदम से हमें यहाँ डैश आएगा बच्चे, तो यहाँ जगह खाली रह गई। कंधे से कंधा, हमें कंधे से कंधा मिलाकर मिलाकर कदम से कदम मिलाना है। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं व्याकरण की तरफ। व्याकरण में क्या दिया गया? खंड ख है। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर समान अर्थ देने वाले उपयुक्त शब्द का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखना है। यहाँ वाक्य दिया गया है, सूरज की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठे। तो क्या करना है? हमने जो रेखांकित किया गया सूरज की जगह पर हमने समान अर्थ वाला शब्द लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, सूर्य की किरणें पड़ते ही पुष्प खिल उठे। तो इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। आगे क्या है? समुद्र का पानी भाप बनकर जो है ऊपर जाता है। समुद्र की जगह पर हम लिख सकते हैं जल्दी। जल्दी का पानी, क्योंकि समुद्र को जल्दी भी बोलते हैं। पानी वाष्प, भाप की जगह हम लिखेंगे वाष्प बनकर ऊपर जाता है।
ऊपर जाता है। आगे बढ़ते हैं। जल चक्र में हवा की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हम यहां लिखेंगे कि जल चक्र में हवा की जगह हम वायु लिख सकते हैं, पवन लिख सकते हैं, समीर लिख सकते हैं। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक लिखकर वाक्य को दोबारा लिखें की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो बच्चों इस तरीके से हमने इनको पूरा करना था। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए उपसर्गों का प्रयोग करके दो नए शब्द बनाकर लिखिए। चलिए जी, जैसे प्र है, प्र से हम लिखेंगे प्रदेश, और जो है प्रकार, और हम लिख सकते हैं प्रशासन। बाकी आपको बच्चों जो आता है वो भी आप लिख सकते हैं। सु से लिखेंगे, सु से हम लिखेंगे सुविचार, हिंदी में हम सुलेख लिखते हैं। भगवान जी के दर्शन करने जाते हैं तो हम बोलते हैं सुदर्शन। और इसके अलावा भी आप जो है कई सारे शब्द अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं। स्व से लिखने हैं, स्व से स्वदेश, स्वलीन, और इसके बाद जो है स्वप्न भी लिख सकते हैं। या फिर आपको कोई आता है बच्चों जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है तो आप उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यदि स्वदेश से लिखना है तो हम स्वरचित लिख सकते हैं, और इसके अलावा यदि और कोई लिखना है तो हम स्वराज भी लिख सकते हैं। ये सब हो जाएंगे। अब है अप से क्या क्या लिखने हैं? अपयश, अपकार, अपशब्द, और इसके अलावा यदि आपको कोई आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। एक हम अपमान भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 5, नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करके लिखिए। चलिए जी, एक हम जो है इसको हेडिंग डाल के अलग अलग लिखेंगे, विशेषण और विशेष्य। क्या दिया गया है? भोर का है भेद देता श्याम तन। तो यहाँ पर दो शब्द है बच्चों, श्याम, श्याम हो जाएगा यहाँ पर विशेषण, और तन हो जाएगा यहाँ पर विशेष्य। श्याम का मतलब क्या है? श्याम बोलते हैं सावले रंग को। श्याम जो है तन की विशेषता है। तन मतलब होता है शरीर, और श्याम मतलब होता है सांवला। भोर, भोर मतलब है भवरा। भवरा कैसे रंग का होता है? सांवले रंग का होता है। तो जो कांटा होता है वो क्या करता है? भवरे के श्याम रंग के शरीर को भेद देता है, चीर देता है। भोर को अपना अनूठा रस पिला, रस हो जाएगा हमारा यहाँ पर विशेष्य, और जो है अनूठा जो शब्द है वो हो जाएगा हमारा विशेषण। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया देखते हैं। प्रश्न 6, नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिखकर इन्हें पूरा कीजिए। ठीक है, कारक हमें पता है, कारक की विभक्तियां होती हैं। कर्ता ने, कर्म ने, कर्म को, ठीक है, कर्ण से या के द्वारा, अपादान से, संप्रदान के लिए, ये सब विभक्तियां हैं बच्चों। से, में, पर। तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हमने जो है नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना। जैसे राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। तो इस तरीके से पहला वाक्य पूरा हो जाए। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। आगे राजा ने उसी समय
अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। तो इस तरीके से बच्चों हमने इन तीनों वाक्यों में कारक की विभक्तियों का यूज या प्रयोग करना था। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में सही स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर जो है लिखना है, प्रयोग करना विराम चिन्ह। तो यहाँ लिखा गया है अस्पताल में सफेद दीवारें, कोमा आएगा यहाँ पर, ऊंची छत, फिर से कोमा, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ था, अंत में पूर्ण विराम आएगा। ये पहला वाक्य हो गया। इसको आप दूसरा जो है बच्चों पेपर की जो आंसर शीट होगी उसमें दोबारा से लिख के दिखाएंगे, पेपर में ही इसको सोल्व नहीं करना है। आगे है मैंने नाना जी से कहा, यहां पर आएंगे उद्धारण चिन्ह। उद्धारण चिन्ह कुछ इस तरीके से होते हैं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पूर्ण विराम, पेट भी दुख रहा है, यहां पूर्ण विराम की जगह कोमा आएगा। मैंने नाना जी से कहा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है, पूर्ण विराम अंत में और जो है उद्धरण चिन्ह बंद करेंगे। तो इस तरीके से हमने इस वाक्य को पूरा करना है। आगे है हे भगवान यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। तो यहाँ पर हम हे भगवान, तो यहाँ पर विस्मय आदि बोधक लगाएंगे, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई तो हम बाद में पूर्ण विराम लगाएंगे। इस तरीके से हमने पूरी व्याकरण को हल करना है। आगे बढ़ते हैं। खंड ग पठित बोध है। अब यहाँ जो आएंगे पैसेज वो आपकी किताब में से, चलिए देखते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित अपठित नहीं है, ये पठित है। यहाँ पर पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। बात किसके बारे में की जा रही है? वर्षा ऋतु की बात है और वर्षा ऋतु में जो पानी बरसता है उसका संचयन करने की बात है। वर्षा जल का संचयन करना है। संचयन का मतलब क्या होता है? उस पानी को स्टोर करना है। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। जो बारिश का पानी होता है बच्चों, वो तालाबों और झीलों के माध्यम से हमारी धरती की नीचे जाता रहता है और रिसता रहता है, छनकर जाता है। इससे क्या होता है, हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो पूरा भर जाता है, समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात के मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और पानी जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम और कहीं सिनेमा आदि खड़े हो गए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो बारिश का महत्व है उससे क्या होता है, हमारी धरती का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो फुल हो जाता है, जिसको हम बरसात का मौसम जाने के बाद यूज करते हैं। लेकिन इंसान का जैसे जैसे लालच बढ़ा जमीन के प्रति, तो उसने क्या किया, इन तालाबों और झीलों को कचरे से भर दिया और उसको समतल बना दिया और वहां पर कई सारे मकान, बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े कर दिए। ये अब प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं। लेखक ने धरती को किस चीज से तुलना की? घड़े से, गुल्लक से। तो गुल्लक से इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्षा का पानी धरती की गुल्लक में कैसे जमा होता है? नालियों से, पाइप से, टैंकरों से और तालाबों और झीलों से। तो तालाबों और झीलों से ये वर्षा का पानी धरती की गुल्लक में जमा होता है। आगे है भूजल किस समय हमारे सबसे अधिक काम आता है? केवल गर्मियों के मौसम में, जब बारिश हो रही हो, बारिश के बाद पूरे साल भर, केवल सर्दी के मौसम में। तो जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, वो बच्चों जब बारिश का मौसम बीत जाता है तो उसके बाद हम उस पानी को सारे साल भर यूज करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? घ लिखा है लोग तालाबों को कचरे से भरकर उसकी जगह क्या बना रहे हैं? बाजार और घर, स्टेडियम, सिनेमा या सभी? तो सभी बना रहे हैं।
बाजार खड़े कर दिए बड़े बड़े, घर बनाए, स्टेडियम बनाए और सिनेमा आदि बनाए। अब है कि इस गद्यांश के अनुसार पानी को किससे अधिक कीमती बताया गया है। तो यहाँ एक लाइन लिखी गई थी, रुपयों से भी कई गुना कीमती। तो हम यहाँ इसके उत्तर में लिखेंगे पानी को रुपयों से अधिक कीमती बताया गया है। तो यहाँ लिखेंगे, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, निम्नलिखित पठित पद्यांश आ गया, कविता आ गई है, को पढ़कर हमने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क्या दिया गया है देखते हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भोर का है भेद देता श्याम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले ढंग से, सदा देता कली जी को खिला। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ये जो कविता का जो स्टैंजा है, पद्यांश है, ये फूल और कांटा जो कविता है हमारी उससे लिया गया, जिसमें ये बताया गया है कि जो फूल है और कांटा है उनको जो है पानी समान दिया, धूप, बारिश, उनको सब एक जैसी मिली, चांदनी एक जैसी मिली। ठीक है, लेकिन फिर भी फूल के स्वभाव में और कांटे के स्वभाव में अंतर है। अब प्रश्न देखते हैं, पद्यांश के अनुसार फूल और कांटों दोनों को एक समान रूप से क्या मिला, चांदनी, बारिश, हवा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी मिले हैं, इसका उत्तर द हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न ख भाग है इसका। फूल किनको अपनी ओर खींचता है, बादलों को, तितलियों को, भौरों को, ब और स दोनों को। ब में क्या है, तितलियों को, और स में क्या है, भौरों को। तो डी उत्तर हो जाएगा इसका भी। आगे बढ़ते हैं, पद्यांश के अनुसार कांटे की किस विशेषता को उजागर नहीं किया गया। मतलब क्या है कि पद्यांश में ऐसी कौन सी विशेषता है जो कांटे से संबंधित नहीं। तितलियों का पर कतर देता है, ये तो बिल्कुल सही बात है, कांटा तितलियों के पर कतर देता है। भोर का श्याम तन भेद देता है, ये भी सही है, दोनों हो गए। किसी का वर वसन फाड़ देता है, ये भी ठीक है। भौरों को अनूठा रस पिलाता है, ये गलत है, तो यही उसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कली को अपनी सुगंध और निराले ढंग से कौन खिला देता है, भौरा, कांटा, बादल या फूल। तो इसका उत्तर हो जाएगा फूल जो है कली को अपनी सुगंध और निराले ढंग से खिला देता है, उसका जी प्रसन्न करता है। इस काव्यांश की पंक्तियों में फूलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भाव प्रदर्शित हुआ है। फूलों के लिए, फूल सुंदर होते हैं, कोमल होते हैं और सुगंधित भी होते हैं, सबको अपनी सुगंध और रंगों से आकर्षित करते हैं, खुशी और आनंद के प्रतीक के रूप में कांटे को दिखाया गया है। दिए गए सभी उत्तर ठीक है, तो यही सही होगा कि जो फूल होते हैं वो सुंदर भी होते हैं, कोमल भी होते हैं, सुगंध भी देते हैं और अपनी सुगंध और रंगों से सबको आकर्षित करते हैं, और खुशी और आनंद का प्रतीक भी फूल माने जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस पाठ जो पेपर है इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तर के लिए बच्चों हमने क्या किया है, समय की बचत के लिए हमने इन सभी प्रश्नों के उत्तर पहले ही लिख लिए हैं। तो एक बार हम सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर इनके उत्तर की तरफ भी चलेंगे। प्रश्नोत्तर लेखन में 4 अंक के हैं। प्रश्न 10, नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर हमने लिखने हैं। माँ कह एक कहानी के आधार पर बताओ कि जो बेटे राहुल के पिता बड़े सवेरे कहाँ जाते थे भ्रमण करने। तो इसका उत्तर एक ही शब्द या 2 शब्दों में देंगे, तो उपवन में जाते थे। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम यहाँ ऐसे लिखेंगे कि बेटे राहुल के पिता बड़े सवेरे उपवन में भ्रमण करने जाते थे। तीनों भाइयों तीनों भाई जब तीनों भाई जब नगर के बाहर आराम कर रहे थे तो वहां से कौन गुजरा। तो वहां से एक जो है घुड़सवार गुजरा था।
और वह अपने ऊंट की खोज कर रहा था। घरों के नलों के पाइप में मोटर लगवा लेना दूसरों का हक छीनने के बराबर बताया गया। क्यों? क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, मोटर लगवाने वाले मोटर 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 लगवाने वाले घर को दूसरों से ज्यादा पानी मिलता है। दूसरों से ज्यादा पानी मिलता है। और जब हम दूसरों से ज्यादा पानी लेंगे तो वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम किसी दूसरे का हक छीन रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, घरों के नलों से में जो है के पाइप में मोटर लगवा लेना दूसरों का हक छीनने के बराबर इसलिए होगा क्योंकि मोटर लगवाने वाले घर को दूसरों से ज्यादा पानी मिलेगा। बच्चे के विद्यालय न जाने का क्या कारण था? ये कोई कारण नहीं था। कारण सिर्फ इतना था कि उसने जो है बच्चे ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। होमवर्क पूरा नहीं किया था और इस वजह से उसने बहाना बनाया कि मेरे पेट में दर्द है और बुखार भी है। प्रश्न 5, फूल और कांटा कविता के अनुसार कांटा फूल से किस प्रकार अलग है? कांटे के बारे में बताना है। कांटा अलग इसलिए है क्योंकि कांटा क्या करता है, कांटा तितलियों और भौरों का क्या करता है, श्याम तन भेद देता है। श्याम तन भेद देता है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात भी हम लिख सकते हैं, क्या करता है कांटा, तितलियों के पर या फिर जो है वर वसन को फाड़ देता है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रश्न 11, नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लिखने हैं। 2 अंक का एक प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, यदि आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते? आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था, ये बताना है। आपने कविता पढ़ी ही है। जो हंस होता है और हंस को घायल करता है एक आखेटक। और सिद्धार्थ जो थे, जो राहुल के पिता थे, सिद्धार्थ जिनको बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, तो गौतम बुद्ध जो है उस हंस को उठा लेते हैं और आखेटक को नहीं देते हैं। दोनों के बीच में बहस होती है। बाद में ये जो है राजा के दरबार में, न्यायालय में भी पहुंचते हैं। तो यहाँ बताया गया कि यदि आप सिद्धार्थ की जगह होते तो आप क्या करते? ठीक है, आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता है, दोनों बातें हैं। आगे है, पिता ने तीनों बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? पिता के बारे में क्या क्या बात पता चलती है? तो इन सभी के उत्तर बच्चों हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, तो हमने ऑलरेडी लिख लिए थे। तो एक बार हम उत्तरों पर नजर डालते हैं। तो चलिए जी, पहले प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेते हैं कि यदि मैं उपवन में होता या होती तो मैं उसे उपचार के लिए, क्योंकि हंस क्या था, घायल था, तो उसका उपचार कराना है तो तुरंत मैं अस्पताल ले जाता या उसे ले जाती। उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता या करती। न्याय कैसे होता? तो मैं किसी भी कीमत पर आखेटक को जो है घायल हंस नहीं देती, चाहे वो कितना भी मेरे साथ बहस करता या अपने तर्क वितर्क करता, मैं उसके एक भी तर्क वितर्क के झांसे में न आकर उसे मैं घायल हंस वापिस नहीं लौटाती। अगला प्रश्न है, पिता ने तीनों बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? कारण है इसका, पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन, यानी दूसरे प्रकार का धन कौन सा, बुद्धि, समझ और अपनी पैनी दृष्टि और कुछ व्यवहारिक ज्ञान संचित करने की सलाह दी थी। क्योंकि पिता का यह मानना था कि असली जो धन है वो तो बुद्धिमानी है, बुद्धि है, तेज दिमाग है। यही दूसरा धन है जिसे संचित करना जरूरी है ताकि इसके द्वारा जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सके। और पिता के बारे में क्या क्या पता चलता है?
कि इससे ये पता चलता है कि पिताजी जो थे वो एक तो बुद्धिमान थे और जो है वो भविष्य के बारे में जो है समझ रखते थे। बुद्धिमान के साथ-साथ उनके पास जो है तेज दिमाग भी था और वो चीज़ों को साधारण तरीके से नहीं, एक विशेष जो है चिंतन के आधार पर उनके बारे में परख रखते थे। तीसरा प्रश्न है, आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन-सा अंतर दिखाई दिया? तो फूल के बारे में हम लिख सकते हैं कि फूल कोमल होते हैं, सुगंध देने वाले होते हैं और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाला होता है फूल। सुखदायी होता है, जो भी फूल को देखता है तो सुख और खुशी को अनुभव करता है। लेकिन इसके विपरीत कांटा जो होता है कठोर होता है, यदि किसी को लग जाए तो कष्ट देने वाला होता है और कांटे के मन में कहीं न कहीं अहंकारी स्वभाव भी होता है। आगे है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उभारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। ये बात राहुल की माँ जो है अपने बेटे को समझा रही है कि कोई निरपराध को मारे। निरपराध कौन था? हंस था। शिकार किसने किया? आखेटक ने किया। तो आखेटक ने जब किया तो माता कहती है कि कोई अपराध को मारे तो कोई उसे क्यों न उभारे। यदि कोई किसी जो है निरपराध, जिसने कोई अपराध नहीं किया है और उसको कोई मार दे तो कोई ना कोई तो उसकी सहायता करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसे घायल पशु पक्षी को बचाना चाहिए। तो यही समझाया गया कि यदि कोई किसी निरपराध जीव व्यक्ति को दुख दे, उसे मारे, चोट पहुंचाए तो दूसरों का यह कर्तव्य है कि वे उसे बचाएं, उसकी रक्षा करें। न्याय भी दया का दान देगा और भक्षक के ऊपर हमेशा रक्षक को ही श्रेष्ठ समझा जाएगा। जैसे पिता ने घायल हंस को बचाया तो पिता को सिद्धार्थ को श्रेष्ठ माना गया। आगे है, पानी रे पानी पाठ के आधार पर बताओ कि जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। तो यहाँ जल चक्र की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। इसमें लिखा है कि समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर बरसात की बूंदें बनकर धरती पर आती है। यही पानी नदियों में मिलकर वापिस उसी समुद्र में मिलता है। जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। इस तरह जल चक्र पूरा हो जाता है। तो ये सब बातें हमने यहाँ पर लिखनी थी। आगे क्या है, रचनात्मक लेखन है। खंड घ है, इसमें हमें क्या लिखना है? प्रश्न 12, किसी एक विषय पर हमें अनुच्छेद लिखना है 100 शब्दों में। 100 शब्दों में हमें अनुच्छेद लिखना है। 3 विषय दिए गए हैं, अनुशासन का महत्व, राष्ट्रभाषा हिंदी और तीसरा है वर्तमान समय में कंप्यूटर का महत्व। तो चलिए एक एक पर हम नजर डाल लेते हैं। यहाँ तीनों हमने लिखे हैं। ये बच्चों आप अपनी तरफ से भी अनुच्छेद में लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी समझ पैदा हो जाएगी कि किस तरीके से अनुच्छेद हमने लिखना है। पहले हम अनुशासन के महत्व को पढ़ते हैं। अनुशासन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अनुशासन से व्यक्ति समय पर काम करना सीखता है। स्कूल में अनुशासन से पढ़ाई अच्छी होती है। घर में अनुशासन से हम सब काम ठीक से करते हैं। अनुशासन से समाज में भी शांति और भाईचारा बना रहता है। जो विद्यार्थी अनुशासन का पालन करते हैं वे अच्छे नागरिक बनते हैं और सबको पसंद भी आते हैं। अनुशासन हमें सच्चाई, मेहनत, ईमानदारी की राह पर चलना सिखाता है। इसलिए अनुशासन का पालन करना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके अलावा भी बच्चों आप अपने हिसाब से भी अनुशासन के बारे में लिख सकते हैं। और विद्यार्थी जीवन में तो अनुशासन का विशेष महत्व है। यदि विद्यार्थी अनुशासित रहेगा तो समय पर अपना काम कर पाएगा। समय पर काम करेगा तो उसके सफल होने के जो चांस है, अवसर है, वो ज्यादा रहेंगे। आगे है राष्ट्रभाषा हिंदी। हिंदी के बारे में हमने लिखना है। लिखेंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह भारत के अधिकांश राज्यों में बोली और समझी जाती है। विशेष तौर पर सभी राज्यों में जो है हिंदी भाषा का सम्मान किया जाता है। हिंदी हमें आपस में जोड़ती भी है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सभी राज्यों में आपको हिंदी भाषी लोग देखने को मिलेंगे, समझने वाले भी मिलेंगे और बोलने वाले भी मिलेंगे। जब इस तरीके की पूरे भारत में जैसे ज्योग्राफिकल भौगोलिक विविधता है और भिन्न-भिन्न जो है भाषा के लोग भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों में हिंदी एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। ये एकता का संदेश देती है। यह सरल भी है और सहज भाषा भी है। विद्यालय, दफ्तर और सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग होने से लोगों को सुविधा मिलती है। हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। हिंदी के बिना हमारी संस्कृति अधूरी है। इसलिए हम सभी को हिंदी बोलने, लिखने और पढ़ने में रुचि लेनी चाहिए। हिंदी हमारी पहचान है और इसे अपनाना हमारा सभी का कर्तव्य है। ये हिंदी के बारे में आप कुछ लाइनें यहाँ से लिख सकते हैं।
ले सकते हैं और कुछ अपनी तरफ से भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान समय में कंप्यूटर का क्या महत्व है। अब बच्चों, कंप्यूटर कह लीजिए या मोबाइल आज के समय में बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि बिना कंप्यूटर के हम अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में आधे से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। आज के समय में कंप्यूटर हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। पढ़ाई, दफ्तर का काम, बैंकिंग, खरीदारी, यात्रा या मनोरंजन, सब कुछ कंप्यूटर से आसान हो गया है। बच्चे कंप्यूटर से ऑनलाइन पढ़ाई भी करते हैं और शिक्षक जो है पढ़ाने में भी इसका उपयोग करते हैं। कंप्यूटर से समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। हमें नई जानकारी और ज्ञान भी देता है कंप्यूटर, लेकिन हमें इसका प्रयोग समझदारी से करना चाहिए। कंप्यूटर का सही उपयोग हमें सफलता दिलाता है। वर्तमान युग को कंप्यूटर युग भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से कुछ लाइनें आप अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखिए। आपका नाम राजन या फिर रजनी है। आप जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 क ख ग के छात्र छात्रा हैं। आप अपनी कक्षा के मॉनिटर भी हैं। कक्षा कक्ष में खराब पड़े डिजिटल स्मार्ट बोर्ड को ठीक करवाने के संबंध में प्राचार्य जी को पत्र लिखिए। तो चलिए, पत्र लेखन किस तरीके से होगा? पत्र लेखन के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अपना विषय, ऊपर लिख देंगे सेवा में श्रीमती या श्रीमान प्रधानाचार्य जी, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 क ख ग। क ख घ में बच्चों आप जहां जिस भी राज्य से, जिस भी जिले से, तहसील से आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे। विषय होगा कक्षा कक्ष का खराब स्मार्ट बोर्ड ठीक करवाने हेतु पत्र। मान्यवर जी या माननीय महोदय जी, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं अ का मॉनिटर हूँ। हमारी कक्षा का डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पिछले कई दिनों से खराब है। इसके कारण पढ़ाई में कठिनाई हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने की व्यवस्था करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र राजन या रजनी, कक्षा 7वीं। तो ये आप बच्चों इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ऐसे ही आप जो है छोटे भाई को आप पत्र लिखेंगे, तो छोटे भाई के लिए क्या लिखना है हमने? हम लिखेंगे कि प्रिय छोटे भाई, सप्रेम नमस्ते। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात लिख रहा हूँ। प्रिय अनुज, जीवन में परिश्रम सफलता की कुंजी है। जो विद्यार्थी परिश्रम करता है वही अच्छे अंक प्राप्त करता है और आगे चलकर जीवन में सम्मान पाता है। परिश्रम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। आलस्य करने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। इसलिए तुम्हें नियमित पढ़ाई करनी चाहिए, समय पर अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए और ध्यान से कक्षा में सुनना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम परीक्षा में अपने परिश्रम से अपने जीवन में सफलता जरूर पाओगे। तुम्हारा बड़ा भाई राजन। तो इस तरीके से आप जो है, ये एक अनौपचारिक पत्र है, आप अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर समझा सकते हैं। अब आगे क्या क्या दिया गया है? अब आगे है संवाद लेखन। प्रश्न 14 है, संवाद लिखिए दुकानदार और खरीदार के बीच, चिकित्सक और मरीज के बीच। दुकानदार और खरीदार के बीच में जो दिया गया है ये है खरीदार। नमस्ते, मुझे 1 किलो सेब चाहिए। आप और कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। दुकानदार जी, ताजे सेब हैं 100 रुपए किलो। खरीदार, थोड़ा कम कर दीजिए। बार्गेनिंग हमेशा होती है जब भी हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं। दुकानदार कहता है ठीक है, 90 रुपए दे दीजिए। खरीदार, बहुत अच्छा, तो मुझे 1 किलो तोल दीजिए। दुकानदार, लीजिए ये आपके सेब। आगे है मरीज और डॉक्टर के बीच में। मरीज, नमस्ते डॉक्टर साहब। चिकित्सक, नमस्ते, बताइए क्या परेशानी है? मरीज, मुझे 2 दिनों से तेज बुखार और सिर दर्द है। चिकित्सक, क्या आपको खांसी या गले में दर्द भी है? मरीज, जी हाँ, थोड़ा गला भी दुख रहा है। चिकित्सक, घबराइए नहीं, यह मौसम का असर है, मैं दवा लिख रहा हूँ। मरीज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सक, आपको दवाई खाने के साथ साथ कुछ परहेज भी रखना होगा। मरीज, जी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। तो इस तरीके से बच्चों आप जो है संवाद भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से आपको कोई एक लिखना है। तो यहाँ कई सारे प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनमें चॉइस दी गई है खंड घ में। तो आपने अपनी इच्छा के अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये पूरा पेपर समझ आया होगा। अच्छी लगी होगी वीडियो तो आप वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो भी पेपर से संबंधित होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।